दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो समय के साथ मिट गई, मगर मिटते मिटते भी अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गई जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है। ये वो शहर हैं जिन्हें इंसानों ने अपने खून पसीने से बसाया, जहां कभी साम्राज्य खड़े हुए, संस्कृतियां फली फूली और धर्म ने आकार लिया, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इन पत्थरों में कोई रहस्य है, कोई गूढ़ संकेत और शायद कोई ऐसा सच जिसे जानने के लिए हमें वक्त की परतों के नीचे उतरना होगा। आज हम निकलेंगे एक ऐसे ही सफर पर जहां इतिहास, मिथक और रहस्य एक साथ चलते हैं। नंबर 1, उबार। रेत में दफन एक सभ्यता की आखिरी सांस उबार। एक ऐसा नाम जो सदियों तक सिर्फ किस्सों में था। अरब के रेगिस्तान में छुपी एक नगरी जिसे कभी इरम ऑफ द पिलर्स कहा गया, खंभों वाली नगरी। यह वही शहर है जिसका जिक्र कुरान में भी हुआ है, जिसे परमेश्वर ने उसके घमंड, विलासिता और अन्याय के कारण जमीन में धंसा दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा थी या सच में कोई ऐसी जगह थी जो अचानक रेत में समा गई? इस रहस्य की परतें खुलनी शुरू हुई 1990 के दशक में, जब नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेजरी में एक ऐसे मार्ग की पहचान हुई जो रेत के नीचे दफन था। यह वही प्राचीन व्यापार मार्ग था जो पूर्वी अफ्रीका से लेकर अरब और भारत तक फैला था। और इसी मार्ग पर एक बिंदु पर अरब की सबसे विशाल रेत की मरुभूमि रुब अल खाली के भीतर पुरातत्वविदों को मिली कुछ रहस्यमयी रेखाएं जो संकेत देती थीं एक भूली हुई सभ्यता की ओर। जब खुदाई शुरू हुई तो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने वहां पाया प्राचीन कुएं, पत्थरों के अवशेष और एक गढ़ के चिन्ह। ये संकेत उस महान नगर उबार के थे जो माना जाता है कि 5000 साल पहले अस्तित्व में था। स्थानीय लोग इसे अटलांटिस ऑफ द सैंड्स यानी रेत की अटलांटिस कहते हैं। उस काल में उबार एक अत्यंत समृद्ध शहर था। यहां से व्यापार होता था लोबान, फ्रैंकिनसेंस का, जो प्राचीन दुनिया में सोने से भी ज्यादा मूल्यवान था। मिस्र, रोम और मेसोपोटामिया के सम्राट उबार से आने वाले लोबान का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और उपचारों में करते थे। इस व्यापार ने उबार को धन, वैभव और शक्ति से भर दिया था, लेकिन शायद इसी वैभव ने उसका पतन भी लिखा। किंवदंतियों के अनुसार उबार इतना अमीर और घमंडी हो गया था कि उसके निवासियों ने ईश्वर को चुनौती दे दी। और तभी एक दिन जमीन फट गई और पूरा शहर एक विशाल सिंकहोल में समा गया। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कोई दैवी प्रकोप नहीं, बल्कि एक भूगर्भीय दुर्घटना थी। सदियों तक उपयोग किए गए कुओं और पानी के मार्गों ने जमीन को खोखला कर दिया था, और फिर एक दिन रेत ने अपने भीतर पूरी सभ्यता को समा लिया। खोज में जो सिंकहोल मिला उसकी गहराई 40 फीट से भी ज्यादा थी। इसके चारों ओर इमारतों के अवशेष और पत्थर की दीवारें थीं। वहां एक प्राचीन जल व्यवस्था भी मिली जो दर्शाती है कि रेगिस्तान में रहते हुए भी उबार के लोग जल प्रबंधन की उत्कृष्ट समझ रखते थे। उन्होंने विशेष कुएं और भूमिगत मार्ग बनाए थे ताकि पीने योग्य पानी साल भर मिलता रहे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और पानी का अत्यधिक दोहन हुआ, जमीन का संतुलन बिगड़ गया और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। आज भी उबार की खुदाई जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो यह कि किसने बसाया था ये शहर, कहां से आए थे इसके निवासी, और क्या वाकई उन्होंने ऐसी तकनीकें अपनाई थीं जो आज भी हमें चौंका देती हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि उबार के पास खुदाई में मिले पत्थर के औजार और दीवारों की शैली इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की संस्कृति से भी जुड़ी हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां ऐसे पत्थर के खंभे भी मिले हैं जिनका जिक्र हजारों साल पुरानी धार्मिक पुस्तकों में आता है। उबार आज भी रेत में सोया हुआ है, लेकिन जो कहानियां उसके इर्द गिर्द घूमती हैं वो इसे मात्र एक खोया शहर नहीं बल्कि एक चेतावनी बनाती है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो, अगर प्रकृति और आत्मा का संतुलन बिगड़ जाए तो सबसे महान सभ्यताएं भी रेत में दफन हो सकती हैं। नंबर 2, सांची। बुद्ध की स्थायी विरासत का पत्थर में उत्कीर्ण रहस्य। मध्य प्रदेश की हरियाली से घिरे एक शांत टीलों पर स्थित है सांची, एक ऐसा स्थान जो न केवल भारत के बौद्ध इतिहास की आधारशिला है बल्कि आज भी अपने स्तूपों और अद्भुत वास्तुकला के जरिए अतीत की गूंज सुनाता है।
लेकिन यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक जीवित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि कैसे एक विचार, एक दर्शन सदियों तक पत्थरों पर जीवित रह सकता है। यहाँ का सबसे प्रमुख और प्राचीन संरचना है महान स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं बुद्ध ने कभी सांची की यात्रा नहीं की, फिर भी यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए एक तीर्थ बन गया। सांची का महान स्तूप एक विशाल अर्धगोलाकार ढांचा है जो एक गोल घेरे से घिरा है। इस घेरे में 4 दिशाओं से 4 भव्य तोरण द्वार बने हैं, जो न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत हैं, बल्कि उन पर उकेरी गई कहानियां बौद्ध जीवन दर्शन और जातक कथाओं का जीवंत चित्रण है। यह मूर्तिकला इतनी सूक्ष्म और भावनात्मक है कि आज भी दर्शक उसमें खो जाता है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके पूर्व जन्मों की कहानियां और उनके उपदेश इस प्रकार चित्रित हैं जैसे पत्थर स्वयं बोल रहे हों। स्तूप के भीतर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, क्योंकि आरंभिक बौद्ध काल में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यहाँ बुद्ध को उनके प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि धर्मचक्र, पदचिन्ह या बोधिवृक्ष। यह एक अलग ही स्तर की आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जहां प्रतीक ही भावनाओं का माध्यम बन जाते हैं। स्तूप के चारों ओर बना परिक्रमा पथ उस ध्यान की अनुभूति कराता है जिसे बौद्ध साधक हजारों सालों से करते आ रहे हैं। सांची केवल एक स्तूप तक सीमित नहीं है, यहाँ कई छोटे स्तूप, मंदिर, मठ और अशोक स्तंभ भी हैं। अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अंकित शिलालेख सम्राट अशोक की धर्म की नीति और उसकी जनता के प्रति करुणा को दर्शाते हैं। यह स्तंभ केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, यह उस विचारधारा की घोषणा है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अहिंसा और नैतिकता का संदेश फैलाया। एक रहस्य जो सांची को विशेष बनाता है वह है उसकी वास्तुकला की सटीकता और उसके निर्माण का उद्देश्य। यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए अध्ययन, ध्यान और शिक्षा का केंद्र था। यहाँ का शांत वातावरण, चारों ओर फैली हरियाली और कला की सूक्ष्मता मिलकर एक ऐसा वातावरण रचती है जो आत्मा को भीतर से स्पर्श करता है। पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई में जो अवशेष पाए हैं वे बताते हैं कि यहाँ जीवन कई सदियों तक गतिशील रहा। यूनानी, शक और कुषाण प्रभाव भी यहाँ की मूर्तिकला में दिखाई देते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सांची केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मेलजोल का भी केंद्र रहा है। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां पूर्व और पश्चिम की कलाएं एक साथ घुल मिल गईं और बौद्ध संस्कृति के जरिए एक नई पहचान बनी। सांची को यूनेस्को ने 1989 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया और यह आज भी दुनिया भर के यात्रियों, इतिहासकारों और अध्यात्म खोजने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सांची केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, यह समय की परीक्षा में खड़ा वह स्तंभ है जो यह याद दिलाता है कि शांति, ध्यान और करुणा जैसे मूल्य कभी नष्ट नहीं होते। पत्थर पर खुदे हुए ये दर्शन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2000 साल पहले थे और शायद आज की भागदौड़ भरी दुनिया में और भी जरूरी। नंबर 3, चान, मिट्टी की दीवारों में छुपी समुद्री सभ्यता की गाथा। उत्तर पेरू के सूखे रेगिस्तानी इलाके में स्थित चान एक ऐसा नगर है जिसे मानव ने मिट्टी से गढ़ा, लेकिन उसकी दीवारों में समुद्र की कहानी छुपी हुई है। चिमू साम्राज्य की राजधानी रहा यह नगर 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक दक्षिण अमेरिका की सबसे विशाल मृत्तिका नगरी के रूप में उभरा। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। इसकी दीवारें, गलियां, मंदिर और महल सब अडोबी नामक विशेष मिट्टी से बनाए गए थे और इन पर की गई नक्काशी समुद्र, मछलियां, लहरें और पक्षियों के प्रतीकों से भरी पड़ी है। यह सिद्ध करता है कि चिमू सभ्यता का जीवन जल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और समुद्र उनके लिए केवल एक संसाधन नहीं बल्कि एक दैवी सत्ता थी। चान लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैला था और इसके भीतर 9 विशाल सम्राटिक परिसरों सहित बाजार, जलाशय, अनाज भंडार और सार्वजनिक समारोह स्थल थे। यह शहर इस तरह से नियोजित था कि हर परिसर एक स्वायत्त इकाई की तरह काम करता था, जिसे चारों ओर ऊंची दीवारों से घेरा गया था।
इन दीवारों पर उकेरे गए चित्र इतने सजीव और विशद हैं कि ऐसा लगता है जैसे मिट्टी बोल रही हो। इनमें समुद्री जीवन के अलावा उन देवताओं के भी चित्र हैं जिन्हें चिमू लोग समुद्र का रक्षक मानते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि चान चान में कोई किला या सैन्य किला बंदी नहीं थी। इसका अर्थ है कि यह सभ्यता युद्ध की अपेक्षा शांति में विश्वास रखती थी। चान चान का सामाजिक तंत्र वर्गीकृत था, जहां शासक वर्ग के लिए अलग परिसर, धार्मिक पुरोहितों के लिए मंदिर और सामान्य जनता के लिए बाहरी बस्तियां बनाई गई थीं। लेकिन जो बात सबसे अधिक रहस्यमयी है वह ये कि इतने भव्य नगर की रक्षा बिना किसी सैनिक दीवार या सैनिक प्रणाली के कैसे होती थी। क्या इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी? चान चान की जल आपूर्ति प्रणाली भी आश्चर्यजनक थी। मरुस्थलीय क्षेत्र में होने के बावजूद चिमू लोगों ने ऐसी जल नहरें बनाई थीं जो दूर की नदियों से पानी लाकर नगर तक पहुंचाती थीं। इन नहरों में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष ढाल और मोड़ तय किए गए थे। यह दर्शाता है कि चिमू सभ्यता केवल स्थापत्य ही नहीं बल्कि हाइड्रोलॉजी में भी अत्यंत उन्नत थी। उनके द्वारा बनाए गए कृत्रिम जलाशयों में वर्षा जल को भी संग्रहित किया जाता था, जिससे सूखे में भी जीवन चलता रहे। लेकिन चान चान की कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी भव्य। 15वीं सदी में इंका साम्राज्य ने इस शहर पर आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके कुछ दशकों बाद ही स्पेनियों ने पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और चान चान को एक निर्जन विरासत में बदल दिया गया। धीरे धीरे रेत ने इसे ढक दिया और इसकी कहानियां समय के गर्त में समा गईं। 1986 में यूनेस्को ने चान चान को विश्व धरोहर घोषित किया, लेकिन इस स्थल के अस्तित्व पर अब भी संकट बना हुआ है। प्राकृतिक वर्षा, अवैध खुदाई और शहरी विस्तार इसके संरक्षण के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। आज जो भी यात्री यहां आता है वह इन मिट्टी की दीवारों में सिर्फ स्थापत्य नहीं, एक खोई हुई सभ्यता की आत्मा को महसूस करता है। चान चान का रहस्य यही है, कैसे एक मिट्टी का नगर जो तलवार नहीं बल्कि समुद्र की पूजा से बना था, सदियों तक टिका रहा और फिर चुपचाप समय की रेत में विलीन हो गया। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें बताती है कि सच्ची शक्ति ईंट और पत्थर में नहीं बल्कि सामंजस्य, प्रकृति से जुड़ाव और संस्कृति की गहराई में होती है। नंबर 4, तियानाकू, पत्थरों में बसी ब्रह्मांड की गूंज। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों की ऊंचाई पर समुद्र तल से लगभग 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तियानाकू, एक ऐसा पुरातात्विक स्थल जो मानव सभ्यता की कल्पना से कहीं परे प्रतीत होता है। यह वह स्थान है जहां विशाल पत्थरों को ऐसे काटा और जोड़ा गया है मानो किसी आधुनिक मशीन ने उन्हें तराशा हो। मगर यह चमत्कार हुआ था उस समय जब न तो धातु के औजार थे, न ही कोई क्रेन और न ही कोई ज्ञात वैज्ञानिक तकनीक। फिर भी इन प्राचीन पत्थरों में जो ज्यामितीय परिशुद्धता है वह आज के अभियंताओं को भी चकित कर देती है। तियानाकू को एंडियन सभ्यता का पालना माना जाता है। यह स्थल न केवल राजनीतिक और धार्मिक केंद्र था बल्कि एक खगोलीय प्रयोगशाला की तरह भी कार्य करता था। यहाँ पर पाए जाने वाले पत्थर के स्तंभ और द्वार ऐसे कोणों और दिशाओं में स्थापित किए गए हैं जो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठते हैं। विशेषकर प्रसिद्ध गेट ऑफ द सन नामक पत्थर का द्वार, जिसे एक ही बड़े पत्थर से काटा गया है, वह सूर्य के उदय और अस्त के साथ इस प्रकार संरेखित होता है कि वह एक खगोलीय कैलेंडर जैसा प्रतीत होता है। तियानाकू के पत्थरों को जिस प्रकार से तराशा गया है वह अब तक एक रहस्य है। कुछ पत्थर अंडेसाइट और डोलराइट जैसे कठोर पत्थरों के बने हैं जिन्हें लोहे के बिना काटना लगभग असंभव है, लेकिन यहाँ पर गोल छेद, चिकनी सतहें और बिल्कुल समकोण जोड़ मौजूद हैं, जैसे उन्हें लेजर से काटा गया हो। यह देखकर वैज्ञानिकों ने यह तक अनुमान लगाया कि शायद प्राचीन तियानाकूवासी ध्वनि या कंपन आधारित किसी तकनीक से पत्थरों को काटने और उठाने में सक्षम थे। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन तियानाकू की स्थापत्य प्रणाली पारंपरिक इतिहास को चुनौती देती है। तियानाकू की सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक फली फूली।
इसने कृषि में भी अत्यंत उन्नति की थी। उन्होंने सुकाकोलो नामक एक विशेष तैरती खेती प्रणाली विकसित की थी, जिसमें जल से भरे खाइयों के बीच ऊंचे खेत बनाए जाते थे ताकि तापमान में अत्यधिक अंतर से फसलें प्रभावित न हों। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि आज भी उसकी नकल आधुनिक कृषि में की जाती है। इस नगर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 20,000 थी और यहाँ के निवासी अपने देवताओं की पूजा के लिए विशाल मंदिरों और वेदियों का निर्माण करते थे। त्यानाकू के स्तूप और दीवारों पर खुदी आकृतियां दर्शाती हैं कि यह सभ्यता न केवल तकनीकी रूप से उन्नत थी, बल्कि उसकी धार्मिक और दार्शनिक चेतना भी अत्यंत विकसित थी। एक विशेष आकृति स्टाफ गॉड मानी जाती है, जिसे दोनों हाथों में शस्त्र लिए एक दिव्य शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। यह आकृति पूरे एंडियन क्षेत्र में मिलती है, जो त्यानाकू के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। मगर फिर भी त्यानाकू एक दिन विलुप्त हो गया। इसके पतन के कारण अब तक रहस्य बने हुए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, विशेषकर सूखा, इस सभ्यता की समाप्ति का कारण बना, तो कुछ का मानना है कि आंतरिक संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता ने इसकी नींव हिला दी। किंतु जो बात आज भी सबसे अधिक चौंकाती है वह यह है कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन परिस्थितियों में इस स्तर की इंजीनियरिंग और कला कैसे संभव हुई। आज त्यानाकू को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है और यह स्थल केवल एक पुरातात्विक क्षेत्र नहीं, बल्कि उस अनसुनी कहानी का हिस्सा है जिसमें मानव और ब्रह्मांड का गहरा संबंध दर्ज है। यहाँ की हर दीवार, हर द्वार और हर पत्थर यह कहता है कि अतीत केवल इतिहास नहीं, बल्कि विज्ञान, आस्था और रहस्य का संगम है। एक ऐसी गूंज जो आज भी एंडीज की हवा में सुनाई देती है। नंबर 5, अयुत्थया। जल, युद्ध और चुप्पी में छिपी एक साम्राज्य की विरासत। सियाम साम्राज्य की शान और समृद्धि का प्रतीक रहा। अयुत्थया आज केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि चाहे कोई नगर कितना भी समृद्ध क्यों न हो, समय और युद्ध उसकी जड़ें हिला सकते हैं। यह प्राचीन नगर 1351 में स्थापित हुआ था और 4 शताब्दियों तक दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली राजधानियों में गिना जाता था। 3 विशाल नदियों, चाओ फ्राया, लोपबुरी और पासक से घिरे इस नगर को रणनीतिक रूप से एक कृत्रिम द्वीप पर बसाया गया था, जिससे यह व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया। लेकिन इसकी कहानी जितनी वैभवशाली है, उसका पतन उतना ही रहस्यमय और करुणाजनक। अयुत्थया की वास्तुकला अपने समय की सबसे परिष्कृत और अनोखी थी। यह नगर खमेर और थाई शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता था। विशाल प्रांगणों में बनी शिखराकार प्रासाद, सोने से ढकी हुई बुद्ध प्रतिमाएं और शिल्पकारी से भरे स्तूप नगर की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक थे। यहाँ के मंदिर, विशेषकर वाट फ्रा सिरिसनफेट, वाट वाटानाराम और वाट महातात, उस काल के निर्माण कौशल का जीवंत प्रमाण है। इन मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं की कहानियां, राजाओं की विजयों और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य आज भी किसी दृश्य कथा की तरह सामने आते हैं। लेकिन अयुत्थया केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी नहीं थी। यह एशिया, यूरोप और अरब देशों के व्यापारियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र थी। यहाँ से चावल, हाथी दांत, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले विश्व के कोनों तक निर्यात होते थे। यूरोपीय यात्री इसे पूर्व का वेनिस कहते थे, क्योंकि इसकी नहरें, पुल और जलमार्ग नगर को जीवन से भरते थे। यही जलमार्ग एक ओर समृद्धि का स्रोत थे, तो दूसरी ओर यही रास्ते बाद में उसके विनाश का कारण भी बने। 1767 में बर्मा की सेना ने अयुत्थया पर अचानक हमला किया। महीनों तक चले इस क्रूर आक्रमण ने नगर को जलाकर राख कर दिया। मंदिरों को लूटा गया, बुद्ध प्रतिमाओं के सिर काट दिए गए, राजमहल और पुस्तकालय ध्वस्त कर दिए गए। यहाँ की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है राजघराने के खजाने का अचानक गायब हो जाना। आज भी माना जाता है कि मंदिरों के नीचे सुरंगों में इन खजानों को छिपाया गया था, लेकिन वे अब तक खोजे नहीं जा सके। विशेषकर वाट महातात मंदिर में एक बुद्ध का सिर जो वृक्ष की जड़ों में फंसा हुआ है।
अयुत्थया के पतन और प्रकृति के पुनरुत्थान का सबसे रहस्यमय प्रतीक बन चुका है। आज अयुत्थया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है और इसका हर पत्थर एक गाथा कहता है, वैभव की, विश्वास की और विनाश की। वहां की टूटी हुई ईंटों, अज्जली मूर्तियों और सूनी नालियों में आज भी समय की सांसें गूंजती हैं। यात्रियों के लिए यह स्थान केवल इतिहास नहीं, बल्कि ध्यान और चिंतन का केंद्र बन चुका है। हर कोई जब वहां खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है जैसे वह किसी कालखंड के भीतर प्रवेश कर चुका हो, जहां राजसी आवाजें, युद्ध की गूंज और मौन प्रार्थनाएं एक साथ बहती हैं। अयुत्थया हमें यह सिखाता है कि कोई भी नगर केवल उसकी दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसकी आत्मा होती है। और जब वह आत्मा आहत होती है तो केवल ईंटें नहीं गिरती, सभ्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं। लेकिन उस विनाश के बाद भी यदि कोई बुद्ध मूर्ति जड़ों में बसी रह जाए तो वह बताती है कि आशा, शांति और पुनर्जन्म कभी मरे नहीं जा सकते। अयुत्थया आज भी जीवित है, मौन में, मिट्टी में और स्मृतियों में। नंबर 6, तेओतिहुआकान, देवताओं का नगर जो खुद रहस्य बन गया। मेक्सिको सिटी से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में फैला हुआ है एक प्राचीन नगर, जिसकी सड़कें, मंदिर और पिरामिड आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे हजारों साल पहले खड़े थे। यह है तेओतिहुआकान, जिसे देवताओं का नगर कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम आज तक नहीं जानते कि इस शहर को किसने बसाया, क्यों बसाया और आखिर क्यों अचानक ये नगर वीरान हो गया। यह नगर 100 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक फलता फूलता रहा और अपने समय का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। इतना बड़ा कि इसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक मानी जाती है। तेओतिहुआकान का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है सूर्य का पिरामिड, जो विश्व के सबसे विशाल पिरामिडों में से एक है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और आकाश को जोड़ने की सीढ़ियां बनाई गई हों। यह पिरामिड खगोलीय घटनाओं के साथ पूरी तरह संरेखित है। गर्मी के दिन जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर आता है तो इसकी सीढ़ियां बिना किसी परछाई के चमकती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसे बनाने वाले लोग खगोल शास्त्र में अत्यंत पारंगत थे। इसके सामने है चंद्रमा का पिरामिड, जो कुछ छोटा है लेकिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन दोनों पिरामिडों को जोड़ती है एक सीधी और विशाल सड़क, जिसे मृतकों का मार्ग कहा जाता है। यह सड़क इतनी लंबी और सीधी है कि देखने वाले को लगता है जैसे यह आकाश तक जाती हो। इसके दोनों ओर बने हैं भव्य प्रासाद, सभागार और आवासीय क्षेत्र। इससे पता चलता है कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगर था। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस नगर में पाए गए चित्रों, नक्काशियों और अवशेषों से यह भी ज्ञात हुआ कि यहाँ अग्नि की पूजा, मानव बलि और खगोलीय अनुष्ठानों का गहरा महत्व था। अनेक चित्रों में विचित्र देवताओं की आकृतियां हैं, कुछ मानव जैसे तो कुछ सर्पमुख वाले, जिनकी तुलना अक्सर एलियन जैसी आकृतियों से की जाती है। क्या यह संकेत है किसी ऐसे रहस्यमय ज्ञान का जो आधुनिक विज्ञान से भी आगे था? 2018 में लिडार तकनीक द्वारा की गई खोजों में पता चला कि इस पूरे नगर के नीचे एक भव्य भूमिगत सुरंग प्रणाली है। खासकर क्वेटज़ालकोआत्ल मंदिर के नीचे एक रसायन भरा हुआ जलकुंड और बहुस्तरीय गुफाएं मिली, जिनका निर्माण उद्देश्य आज तक नहीं समझा जा सका। क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए थी या किसी ऊर्जा केंद्र से जुड़ी हुई थी? यह अभी भी शोध का विषय है। इतिहासकारों के अनुसार यह नगर अचानक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से खाली किया गया था। न तो किसी युद्ध का प्रमाण मिला, न ही कोई महामारी का। तो फिर क्यों गए लोग? क्या कोई धार्मिक भविष्यवाणी थी? क्या खगोल शास्त्रीय कारण थे या फिर आंतरिक विद्रोह? तेओतिहुआकान आज भी केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि एक खुली हुई किताब है जिसका अधिकांश पन्ने गुम हैं। जब भी कोई वहां खड़ा होता है तो महसूस करता है कि वह ईंटों, पत्थरों और सीढ़ियों के बीच नहीं, बल्कि एक भूली हुई सभ्यता की गूंजों में खड़ा है। यह नगर अब यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, लेकिन इसके रहस्य अभी भी समय के नीचे दबे हुए हैं। शायद इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो उनकी भाषा समझ सके। नंबर 7, कालाकमुल, मायावी जंगलों के बीच खोया हुआ साम्राज्य मेक्सिको के कैम्पेचे राज्य के घने वर्षावनों में छिपा है।
एक ऐसा नगर जिसे सदियों तक जंगल ने अपने भीतर छुपा कर रखा। कालाकमुल, एक मायन साम्राज्य का वह गढ़ जो समय की रेखाओं से मिट गया, लेकिन अपनी पत्थर की दीवारों में आज भी रहस्य की सांसें समेटे हुए हैं। यह नगरी उस समय की थी जब तिकल और कालाकमुल दो महाशक्तियां थीं, और इनका संघर्ष केवल भूमि या राजनीति के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सत्ता के लिए माना जाता था। घने पेड़ों की छांव में बसी यह नगरी अपने विशाल पिरामिडों, भव्य प्रासादों और खामोश नक्काशियों के जरिए आज भी उस समय की कथा सुनाती है जब देवताओं और राजाओं की सीमाएं एक हो जाया करती थीं। कालाकमुल का अर्थ है दो आसमान छूते ढेरों का शहर, और वाकई यहाँ की सबसे ऊंची संरचना, जिसे संरचना 2 कहा जाता है, पूरे मायन क्षेत्र की सबसे विशालकाय इमारतों में गिनी जाती है। यह पिरामिड वृक्षों के ऊपर तक उठता है, मानो वो आसमान को छूना चाहता हो। यहाँ की हर दीवार, हर सीढ़ी एक गाथा कहती है। राजा यूहनाबचान, उसके उत्तराधिकारी और वह मायावी शक्ति संघर्ष जो सदियों तक इस नगर की पहचान बनी रही। तिकल से इसकी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि मायन काल में यह संघर्ष किसी महासंग्राम से कम नहीं था। कभी तिकल ने कालाकमुल को झुकाया तो कभी कालाकमुल ने तिकल को मिट्टी चटाई। यह टकराव केवल तलवारों से नहीं, बल्कि खगोलीय संरेखण, देवताओं के नाम पर की गई बलि और गुप्त राजनीति से लड़ा गया। यहाँ की खुदाई में निकली पत्थर की पट्टिकाएं, जिन्हें स्टेला कहा जाता है, बेहद रहस्यमय हैं। इन पर उकेरे गए चित्रों में राजा और रानी को ऐसे दिखाया गया है मानो वे धरती के नहीं, किसी अन्य लोक के प्राणी हों। उनकी पोशाकें, मुखौटे और हाथों में पकड़े उपकरण इस ओर संकेत करते हैं कि कालाकमुल के लोग केवल राजसी जीवन ही नहीं जीते थे, बल्कि वे अपनी सत्ता को खगोलीय शक्तियों से जोड़ते थे। उनकी लेखन शैली अब तक पूरी तरह समझी नहीं जा सकी है, और यही उसे और अधिक रहस्यपूर्ण बनाती है। कालाकमुल की जल व्यवस्था भी एक चमत्कार है। वर्षा जल को संचित करने के लिए यहाँ विशाल कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे, जिनमें पानी महीनों तक संरक्षित रहता था। इन जलाशयों के किनारे बने धार्मिक मंडपों में अनुष्ठान होते थे, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष अवसरों पर यहाँ मानव बलि भी दी जाती थी, ताकि देवता प्रसन्न रहें। यहाँ पाए गए रत्न जड़ित मुखौटे, पुखराज और जेड से बने आभूषण और सूर्य की दिशा में रखे गए मंदिर इस बात का प्रमाण है कि कालाकमुल के लोग ब्रह्मांड को समझने और उससे संपर्क बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन जैसे ही 8वीं सदी का अंत आया, यह नगर अचानक वीरान हो गया। जंगल ने उसे धीरे धीरे निगल लिया और उसकी ईंटों पर जड़ें जम गईं। कारण आज भी स्पष्ट नहीं। क्या यह तिकल के साथ अंतिम युद्ध में पराजित हुआ, या किसी भयंकर सूखे ने इसकी अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, या फिर इसकी गहराई में छिपा कोई ऐसा रहस्य था जिससे स्वयं इसके निवासी डर गए। कालाकमुल अब यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, लेकिन इसकी खुदाई और खोज अभी भी अधूरी है। जंगल की खामोशी में आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से शंख की आवाज आती है, जैसे कोई देवता अब भी बलि की मांग कर रहा हो। यह नगर आज भी जीवित है, अपने पत्थर के पिरामिडों में, अपनी अधूरी लिपियों में और उस कहानी में जो हर यात्री के कदमों के साथ फिर से जिंदा हो जाती है। कालाकमुल केवल एक प्राचीन नगर नहीं, वह चेतावनी है उस शक्ति की जो समय से परे होती है, जो जंगलों में सोती है लेकिन कभी मरती नहीं। नंबर 8, हटशेपसट का मंदिर। रेत की चुप्पी में छिपी एक रानी की बेमिसाल विरासत, मिस्र की सूखी घाटियों के बीच एक विशाल चट्टान की तलहटी में अचानक प्रकट होता है एक ऐसा दृश्य जो न तो पूरी तरह मंदिर है, न ही पूरी तरह महल। यह है हटशेपसट का मंदिर, जो अपनी विशालता, संतुलन और रहस्यमय शांति के कारण सदियों से दुनिया को हैरान करता आया है। यह मंदिर एक साधारण स्मारक नहीं, बल्कि मिस्र की सबसे प्रभावशाली महिला शासक रानी हटशेपसट की शक्ति, दृष्टि और आध्यात्मिकता का पत्थर में उतरा हुआ प्रतीक है। जब पूरे मिस्र में स्त्रियों को केवल देवी या रानियों की भूमिका में देखा जाता था, तब हटशेपसट ने स्वयं को फिरौन घोषित किया और एक ऐसे साम्राज्य की बागडोर संभाली जो पुरुषों का गढ़ माना जाता था। यह मंदिर देयर अल बहरी में स्थित है, नील नदी के पश्चिमी तट पर,
और इसे 15वीं सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। 3 विशाल टेरेस एक के ऊपर एक और सीधी सीढ़ियों के माध्यम से जुड़ी हुई। यह संरचना उस समय की पारंपरिक मिस्री वास्तुकला से बिल्कुल अलग है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह मंदिर खुद चट्टानों से निकला हो। प्राकृतिक और मानव निर्मित सौंदर्य का पूर्ण संतुलन। हर दीवार पर जो चित्र उकेरे गए हैं वे रानी हटशेपसट के शासन, धार्मिक अनुष्ठानों और सबसे खास पुंट भूमि की यात्रा को दर्शाते हैं। यह व्यापारिक यात्रा मिस्र के इतिहास में एकमात्र ऐसी चित्रित कथा है जिसमें विदेशी भूमि की यात्रा को विस्तार से दिखाया गया है, जहां से मिस्र को धूप, आबनूस, बंदर और कीमती धातुएं मिली। मंदिर की दीवारों पर हटशेपसट को पुरुषों की वेशभूषा में दिखाया गया है। सर पर फिरौन का मुकुट, हाथ में राजदंड और चेहरे पर परंपरागत दाढ़ी। यह एक प्रतीक था उसके अधिकार और शासन की स्वीकृति का, जिससे वह साबित करना चाहती थी कि सत्ता लिंग के आधार पर नहीं, काबिलियत और नियति के आधार पर तय होती है। यद्यपि उनका शासन काल समृद्धि और निर्माण कार्यों से भरा रहा, फिर भी उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम और चित्रों को व्यवस्थित रूप से मिटाने की कोशिश की गई, शायद उनके उत्तराधिकारी द्वारा, जो नहीं चाहता था कि एक महिला फिरौन की स्मृति आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है उसकी भौगोलिक स्थिति। यह स्थल सीधे सूर्योदय की दिशा में स्थित है और माना जाता है कि विशिष्ट दिनों पर सूर्य की पहली किरणें मंदिर के केंद्रीय कक्ष में सीधे प्रवेश करती थीं। यह केवल वास्तुशिल्प कौशल नहीं, बल्कि खगोलीय गणनाओं और अध्यात्म का अद्भुत संगम था। मंदिर के भीतर एक समय में रानी के लिए विशेष कक्ष था, जहां वह सूर्यदेव अमुन-रा के साथ एक दिव्य संलयन का अनुष्ठान करती थीं। यह उनका आध्यात्मिक उत्थान नहीं, बल्कि राजकीय शक्ति को देवत्व से जोड़ने का प्रयास था। मगर समय ने धीरे धीरे इस मंदिर को रेत और चुप्पी में ढक दिया। सदियों तक यह स्थल खंडहर बनकर पड़ा रहा, जब तक कि आधुनिक पुरातत्वविदों ने इसकी परतों को हटाना शुरू नहीं किया। आज यह मंदिर न केवल मिस्र की स्त्री शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उस रहस्यमय द्वार जैसा लगता है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को जोड़ता है। जो यात्री इसकी सीढ़ियां चढ़ता है वह केवल एक स्थापत्य की ओर नहीं बढ़ता, वह एक आत्मा के उत्थान की ओर बढ़ता है। हटशेपसट का मंदिर बताता है कि इतिहास केवल राजा नहीं बनाते, रानियां हम भी बना सकती हैं, और कभी कभी उनकी आवाज भले ही मिटा दी जाए, लेकिन पत्थर उनकी कहानी चुपचाप हजारों सालों तक गूंजते रहते हैं। यह मंदिर उस स्त्री की गवाही है जिसने नियति को चुनौती दी और स्वयं को कालातीत बना दिया। नंबर 9, किंग्स की घाटी, पत्थरों के साए में अमृतत्व की खोज। मिस्र की पश्चिमी घाटी में रेत से ढकी पहाड़ियों के बीच बसी है एक ऐसी जगह जहां चुप्पी बोलती है और पत्थर मृत्यु के पार जीवन की कहानियां कहते हैं। यह है किंग्स की घाटी, जहां मिस्र के सबसे महान फिरौन अपनी मृत्यु के बाद अमृतत्व की खोज में दफनाए गए। यह स्थान कोई महल, मंदिर या किला नहीं, बल्कि एक शांत गहराई है जहां समय और मृत्यु को चुनौती देने वाले सम्राट सोए हुए हैं। यहाँ कोई भव्य द्वार नहीं, न सुनहरी छतें, लेकिन इसकी चट्टानों में तराशी गई कब्रें उस विश्वास की नींव पर बनी हैं कि मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। किंग्स की घाटी में 60 से अधिक शाही कब्रें खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से हर एक कहानी है, एक जीवन की, एक शासन की, एक आत्मा की उड़ान की। ये कब्रें 18वें से लेकर 20वें राजवंश तक की हैं, जिनमें से कुछ सरल सुरंगों जैसी हैं और कुछ विशाल कक्षों के रूप में फैली हुई हैं, जिनमें रंगीन चित्र और धार्मिक ग्रंथों की दीवारें गवाही देती हैं उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जो प्राचीन मिस्र के जीवन का मूल था। इन चित्रों में मृतक राजा को देवताओं की सभा में प्रवेश करते, न्याय की परीक्षा में भाग लेते और पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होते दिखाया गया है। सबसे प्रसिद्ध है तूतनखामुन की कब्र, जिसे 1922 में हावर्ड कार्टर ने खोजा और जिसकी दीवारें, वस्त्र और विशेष रूप से सोने का मुखौटा आज भी लोगों को चमत्कृत कर देता है। इस घाटी का चयन एक कारणवश किया गया था। इसके पहाड़ों का आकार पिरामिड जैसा है और इसकी भौगोलिक स्थिति सूर्यास्त की दिशा में है। मिस्री मान्यता के अनुसार
मृत्यु के बाद आत्मा पश्चिम की ओर जाती है, जहां वह सूर्य देवता के साथ पुनर्जन्म की यात्रा करती है। इसलिए राजा की आत्मा को सूर्य के साथ जुड़ने के लिए इस घाटी में दफनाया गया। इस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाहरी मंदिर नहीं बनाए गए। सब कुछ भूमिगत था ताकि कब्रें चोरों से बची रहें। लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि इन कब्रों को लूटने से कोई नहीं रोक सका। अधिकांश कब्रें अपनी मूल संपदा खो बैठी। केवल तूतनखामुन की कब्र लगभग पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई। कब्रों की बनावट में एक गहरी खगोलीय समझ झलकती है। दीवारों पर बनाए गए तारामंडल, आकाशगंगाएं और सूर्य की राह दर्शाते हैं कि प्राचीन मिस्री सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि खगोल शास्त्र में भी प्रवीण थे। इन चित्रों में आत्मा की राह, पुनर्जन्म के द्वार और ओसिरिस, अनुबिस, हॉरस जैसे देवताओं की भूमिका विस्तार से दर्शाई गई है। यह केवल कला नहीं थी बल्कि राजा की आत्मा के लिए एक खगोलीय नक्शा था जो उसे अमृतत्व की ओर ले जाता था। आज किंग्स की घाटी मिस्र की सबसे रहस्यमय और प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह स्थान पर्यटन से भले ही जागृत हो गया हो, लेकिन इसकी दीवारों पर अब भी एक ऐसी खामोशी पसरी हुई है जो अतीत की सांसों से भरी हुई है। जब कोई यात्री यहाँ कदम रखता है तो उसे केवल पत्थरों का नगर नहीं बल्कि आत्माओं का संग्राम महसूस होता है। एक ऐसा संघर्ष जहां जीवन से परे जीवन की तलाश की गई। किंग्स की घाटी हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान हो, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी आकांक्षा, उसका विश्वास और उसका आत्मा के साथ संबंध उसे समय के परे पहुंचा देता है। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब हम इन कब्रों को देखते हैं तो हमें केवल इतिहास नहीं बल्कि एक अमर पुकार सुनाई देती है जो मृत्यु के पार से आती है। नंबर 10, हागर कईम। यूरोप की सबसे पुरानी चुप्पी माल्टा के खुले मैदानों में समुद्र की ठंडी हवाओं और चट्टानों की आहट के बीच स्थित है एक ऐसा स्थल जो अपने विशाल पत्थरों से आधुनिकता को चुनौती देता है। हागर कईम एक प्राचीन मेगालिथिक मंदिर जो यूरोप के इतिहास में सबसे पुराने निर्माणों में से एक माना जाता है। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों से बना एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसे 5000 साल पहले उस समय गढ़ा गया था जब मिस्र में पिरामिडों का जन्म भी नहीं हुआ था। आज जब हम इन विशाल पत्थरों को देखते हैं तो सवाल उठता है, इतने पुराने युग में बिना किसी आधुनिक औजारों के इन स्तंभों को कौन ले आया, किसने खड़ा किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? हागर कईम का शाब्दिक अर्थ है खड़े हुए पत्थर और यह नाम यहां पूरी तरह न्यायोचित है। सबसे ऊंचा पत्थर लगभग 7 मीटर लंबा है और उसका वजन कई टन है। ऐसे पत्थरों को एक जगह लाकर एक सुनियोजित स्थापत्य में खड़ा करना केवल श्रम का नहीं बल्कि अत्यंत उन्नत गणना, संगठन और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रमाण है। पूरा परिसर अंडाकार और गोलाकार कक्षों में विभाजित है जो एक केंद्रीय वेदी और खुले आकाश की ओर खुलते हैं। माना जाता है कि यह संरचना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए थी बल्कि यह एक खगोलीय वेधशाला की भूमिका भी निभाती थी। विशेष बात यह है कि हागर कईम का एक मुख्य द्वार इस प्रकार बना है कि गर्मी के मौसम में जब सूरज विशिष्ट स्थान पर होता है उसकी किरणें सीधे मंदिर के भीतर बनी वेदी पर पड़ती हैं। यह संरेखण इतना सटीक है कि यह केवल संयोग नहीं हो सकता, यह स्पष्ट संकेत है कि यहाँ के निर्माताओं को खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान और समय की चक्रीयता की गहरी समझ थी। मंदिर के भीतर मिली मूर्तियां, विशेषकर फैट लेडी की मूर्तियां, एक ऐसे मातृदेवी उपासना पंथ की ओर इशारा करती हैं जहां उर्वरता, प्रकृति और स्त्री शक्ति को सर्वोच्च माना गया। हागर कईम के पत्थरों पर की गई खुदाई में अजीबोगरीब चिन्ह, गोल छेद और गहराई वाले खांचे मिले हैं जिनके बारे में आज भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या था। क्या वे खगोल नाप उपकरण थे? क्या वे ऊर्जा संचार के माध्यम थे या फिर वे अनुष्ठानिक बलिदानों के लिए उपयोग होते थे? इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन जो निश्चित है वो यह कि इस मंदिर की दीवारें आज भी ऊर्जा से भरपूर हैं। कुछ यात्रियों का मानना है
कि वहां खड़े होने पर शरीर में कंपन और सिर में अजीब सा दबाव महसूस होता है, मानो वहां आज भी कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो। माल्टा की जलवायु और समुद्री हवाओं ने इस मंदिर को सदियों तक धूप और बारिश से जर्जर कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी आत्मा बची रही। 18वीं सदी में इसकी पुनः खोज की गई और आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। परंतु अब भी इसका निर्माण करने वाले लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, ना उनका नाम, ना उनकी भाषा, ना उनके रीति रिवाज। हागर कईम हमें यह सिखाता है कि सभ्यता केवल तकनीक से नहीं बनती, वह दर्शन, सामूहिक श्रम और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव से उत्पन्न होती है। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस युग की गूंज है जहां मनुष्य और प्रकृति एक ही लय में सांस लेते थे। यह हमें स्मरण कराता है कि सबसे प्राचीन चीजें अक्सर सबसे ज्यादा मौन होती हैं, लेकिन जब वह बोलती हैं तो हजारों सालों की चुप्पी एक साथ गूंज उठती है। तो ये थे वो शहर जो आज भी जिंदा हैं, अपने पत्थरों में, अपने घावों में और अपनी अधूरी कहानियों में, जिनका हर दरवाजा एक नया सवाल है और हर खंडहर एक नई दास्तान। कुछ ने विज्ञान को चुनौती दी, कुछ ने धर्म को, और कुछ अब भी जवाब मांगते हैं उन रहस्यों का जिनका हल शायद कभी न मिले। लेकिन एक बात तय है, ये गुमशुदा शहर आज भी हमें बुलाते हैं, अपने मौन में, अपनी हवा में और अपने उन रहस्यमय रास्तों में जिनका कोई अंत नहीं। क्या आपने भी कभी किसी ऐसी जगह की आहट महसूस की है? बताइए हमें कमेंट में। और ऐसे ही रहस्यमय सफर पर निकलते रहने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो अक्सर दिखता नहीं।